साल 1812 मशहूर मिलिट्री लीडर नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया और वो था रूस को जीतने का। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उसका इरादा केवल रूस को जीतने का नहीं था बल्कि पूरे यूरोप पर अपना नियंत्रण करने का था। दोस्तों कल्पना करें, एक डिटरमाइंड मार्च, एक बड़ा सपना और एक आदमी जो रूस को चैलेंज कर रहा था। आज हम एक जबरदस्त कहानी देखेंगे डेयरिंग एंड स्ट्रेटेजी की। क्या आपको पता है कि नेपोलियन का ये प्लान केवल मिलिट्री वॉर के लिए नहीं बल्कि उससे बहुत आगे जाकर यूरोप का बॉस बनने का था? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हम नेपोलियनिक एरा के उन 5 मेजर युद्ध की बात करने वाले हैं जिसे रूस के खिलाफ शुरू किया गया था। क्या हुआ जब नेपोलियन ने रूस को जीतने का फैसला किया और कौन से रास्ते उसके लिए मुश्किल थे, उसने युद्ध में कौन सी रणनीतियों का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जीता कौन? ये सब कुछ हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि नेपोलियन के रशियन इन्वेजन की कहानी सस्पेंस, थ्रिलर और सरप्राइजेस के साथ भरी हुई है। नेपोलियन की मिलिट्री एम्बिशंस 1805 की ऑस्टरलिस की लड़ाई और 1806 में जीना ऑर्स्टेड की बैटल से साफ जाहिर हो चुकी थी। इन बैटल से साफ समझ आता है कि वह पूरे यूरोपीय महाद्वीप को कब्जा करना चाहता है। हालांकि नेपोलियन ने रूस पर हमला किया था, लेकिन उससे पहले उसने रूस के साथ एक समझौता भी की थी जिसे बाद में भुला दिया गया। दरअसल 1807 में फ्रांस और रूस ने ट्रीटी ऑफ टिल्सित के साथ एक दोस्त के रूप में शुरुआत की थी और साथ में मिलकर काम करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उनके बीच कुछ ट्रेड इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसने ना तो सिर्फ उनकी दोस्ती को खराब किया बल्कि उसे पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन में भी बदल दिया। इसलिए जो चीज शांति और टीम वर्क की प्लानिंग के रूप में शुरू हुई, वह फ्रांस और रूस के बीच परेशानी का कारण बन गया। इन हालातों के बीच 1812 में आखिरकार नेपोलियन ने यूरोप पर कब्जा करने के इरादे से रूस पर हमला करने का फैसला ले ही लिया। अब फ्रांस और रूस की दोस्ती टूट चुकी थी। नेपोलियन की सेना ने शुरू में ही कुछ जीत हासिल की और मॉस्को पर कब्जा करने में कामयाब रही, लेकिन रूस के खराब मौसम और रशियन फोर्स की स्मार्ट मिलिट्री मूव्स ने फ्रांसीसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन का रूस पर अटैक करने का फैसला उनके मिलिट्री करियर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस अभियान ने उसकी एम्बिशंस की लिमिट्स और उसकी सेनाओं की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया। रूस पर हमले का असर पूरे यूरोप में महसूस किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपोलियनिक वार्स की कंडीशंस और डायरेक्शंस दोनों ही बदल गई और यहीं से शुरू होती है नेपोलियन के डाउनफॉल की कहानी। नेपोलियन की कहानी में उसके मिलिट्री एम्बिशंस और रशियन कैंपेन्स बहुत ही जरूरी चैप्टर हैं, जो कि दिखाते हैं कि वह कितना इंटेलिजेंट और एम्बिशियस था, जो कि पूरे महाद्वीप को अपने इशारे पर नचाना चाहता था। दोस्तों, रूस में नेपोलियन के करेजियस मार्च और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को देखने के बाद आइए अब हम नेपोलियन के रूसी बैटल्स को देखते हैं। दोस्तों, इस बैटल में नेपोलियन की लीडरशिप में एक तरफ फ्रेंच सेना थी तो वहीं दूसरी तरफ ज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट के लीडरशिप में रूसी सेना पार्टिसिपेट कर रही थी। सन 1812 की तेज गर्मी में नेपोलियन के पास एक शातिराना प्लान था और वो था रूसियों को सरप्राइज करते हुए जल्द से जल्द नेमन नदी को पार करना। ये कदम नेपोलियन को रूस की सरजमीन पर एक ताकतवर पद हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इसे शतरंज के खेल की तरह अगर सोचा जाए तो वह रूसियों पर जीत हासिल करने और उनके इलाके में एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एक क्विक और अनएक्सपेक्टेड कदम उठा रहा था। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने नेपोलियन के मिलिट्री स्किल्स को दिखाया और साथ ही इंजीनियर्स ने तेजी से और बहुत एफिशिएंटली क्रॉसिंग के लिए पॉन्टून ब्रिज को बनाने का काम किया। जैसे ही नेपोलियन की बड़ी सेना आगे बढ़ी तो रूस के नेता ज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट को एक बहुत ही जरूरी ऑप्शन चुनना पड़ा, जो कि ये डिसाइड करना था कि क्या वो नदी के पास एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है या फिर चतुराई से काम लेना चाहता है और स्ट्रेटेजिक रूप से पीछे हटना चाहता है। रूस की योजना सीधी लड़ाई से बचने की थी, जिससे नेपोलियन रूस में और अंदर तक घुस जाए। उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ नाम की एक टैक्टिक का भी इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने नेपोलियन की सेना के लिए अंदर आने में मुश्किलें पैदा कर दी और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। 24 जून 1812 को नेमन नदी को पार करना नेपोलियन के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। साथ ही साथ उसने आने वाले कोहराम के लिए एक मंच भी तैयार किया। हालांकि नेपोलियन को एक बड़ी कीमत पर यह सफलता मिली। इसने ग्रैंड आर्मी को एक बड़े रशियन एरिया में धकेल दिया, जहां उन्हें अब एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था।
नेमन नदी को पार करने के बाद ग्रैंड आर्मी रूस में आगे बढ़ी, जिससे 1812 में बोरोडिनो की लड़ाई में एक क्रूशियल क्लैश हुआ। आइए देखते हैं कि नेपोलियन के अभियान के दौरान इस महत्वपूर्ण लड़ाई में क्या हुआ। नदी को पार करने के बाद बोरोडिनो की लड़ाई नेपोलियन की सेना और रूसी सेना के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष बन गई। ये 5 सितंबर 1812 को बोरोडिनो गांव के पास हुई, जो फ्रेंच इन्वेजन का एक क्रिटिकल पॉइंट था। बोरोडिनो जरूरी था क्योंकि ये रशियन पावर के सेंटर मॉस्को में था और दोनों पार्टियां इस लड़ाई की अहमियत को समझती थी, जो कि घमासान युद्ध में बदल गई, जो कि बाद में फ्रेंच कैंपेन के भविष्य का फैसला करेगी। नेपोलियन, जो कि अपने शातिराना रणनीतियों के लिए जाना जाता था, उसने रशियन सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। फ्रांसीसी सेना का टारगेट रशियन सेंटर को कमजोर करके उन पर एक बड़ा हमला करने की थी। दूसरी ओर रूसी जनरल मिखाइल कुतुजोव ने डिफेंसिव रोल प्ले किया और अपनी सेना को सुरक्षित रखते हुए फ्रेंच अटैक को झेलने की कोशिश की। बोरोडिनो की लड़ाई 5 सितंबर 1812 को आर्टिलरी फायर, कैवलरी और पैदल सेना की चाल के साथ शुरू हुई। बोरोडिनो एक बैटलफील्ड में बदल गया, जहां दोनों साइड्स के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। संख्या में कम होने के बावजूद रूसी सेना ने जमकर अपनी पोजीशन को बनाए रखा, जिससे कि फ्रांसीसियों को भारी भरकम नुकसान हुआ। तमाम लड़ाई के बावजूद इस युद्ध में किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। बोरोडिनो की लड़ाई को अक्सर नेपोलियनिक वार्स में सबसे खूनी संघर्षों में से एक कहा जाता है। भले ही फ्रांसीसी फौज टेक्निकली बैटलफील्ड में आगे रही हो, लेकिन बेहतर स्ट्रेटेजिक आउटकम ने रशियंस को ही फेवर किया। बोरोडिनो की इंटेंस बैटल के बाद स्मोलेंस्क की लड़ाई 16 से 18 अगस्त 1812 तक हुई। आपको बता दें कि स्मोलेंस्क मॉस्को का एक बड़ा शहर था, जिस पर दोनों पार्टियां नियंत्रण करना चाहती थीं। नेपोलियन की सेना का सामना जनरल मिखाइल कुतुजोव की लीडरशिप वाली रूसी सेना से हुआ। फ्रांसीसी स्मोलेंस्क पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि रूसियों ने स्मार्ट डिफेंसिव मूव्स का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की। स्मोलेंस्क और उसके आसपास की लड़ाई में भारी भरकम आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, जिसके अलावा पैदल सैनिकों के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए। इस लड़ाई के दौरान ये शहर कई बार रशियन फोर्स के पास जाता तो कभी फ्रेंच फोर्स के पास, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये युद्ध कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हालांकि दोस्तों, इतने इंटेंस फाइट के बावजूद स्मोलेंस्क की लड़ाई का नतीजा साफ नहीं था, यानी कि कौन जीता ये अभी तक साफ नहीं है। मेलोयारोस्लाविट्स की लड़ाई 24 अक्टूबर 1812 को हुई, जो कि रूस पर फ्रेंच इन्वेजन का एक हिस्सा था। मॉस्को में स्थित ये शहर एक स्ट्रेटेजिक चौराहा साबित हुआ, जहां नेपोलियन का अभियान बीच में ही अटक गया। जैसे ही ग्रैंड आर्मी आगे बढ़ी, उन्हें जनरल मिखाइल कुतुजोव की लीडरशिप में रूसियों की मजबूत सेना का सामना करना पड़ा। यह शहर इसलिए जरूरी था क्योंकि इसने नेपोलियन के प्लान को बदल दिया। यहाँ की टाइट सिक्योरिटी ने मॉस्को तक फ्रेंच मार्च को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि नेपोलियन को 24 अक्टूबर 1812 को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसके अलावा रूस का खराब मौसम और सप्लाई की कमी भी फ्रेंच सेना के लिए एक परेशानी का कारण बन गया। हालांकि मेलोयारोस्लाविट्स की लड़ाई बोरोडिनो जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने नेपोलियन के कैंपेन को एक टर्निंग पॉइंट दिया, जिससे कि नेपोलियन का प्लान गड़बड़ा गया और उसे ये हिंट मिल गया कि आगे की लड़ाई बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं फिफ्थ बैटल को। नेपोलियन के रशियन कैंपेन की उथल पुथल भरे इवेंट्स के बीच ग्रैंड आर्मी को 1812 में बेरेजिना क्रॉसिंग पर एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। अब नेपोलियन की सेना अपने अस्तित्व के लिए जी जान से संघर्ष कर रही थी। एक तरफ ठंड का मौसम इस युद्ध को मुश्किल बनाए जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच सेना अपने आप को रूसियों और एक खतरनाक नदी के बीच फंसा हुआ पाती है। 26 से 29 नवंबर तक बेरेजिना को पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ग्रैंड आर्मी को काफी मुश्किलात से गुजरते हुए थकावट, भूख और रूसियों द्वारा लगातार पीछा करने का सामना करना पड़ा। बेरेजिना क्रॉसिंग फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक बन गई, जहां हजारों लोग या तो बर्फीले पानी से मर रहे थे या फिर खराब मौसम के कारण हार मान रहे थे। आखिरकार इस लड़ाई का कोई भी ठोस नतीजा नहीं रहा। नेपोलियन के रूस से पीछे हटने के दौरान ये क्रिटिकल पॉइंट था, जिसमें फ्रांसीसी और रूसी दोनों सेनाओं का भारी भरकम नुकसान हुआ।
1812 में नेपोलियन की फौज ने रूस में घुसने की कोशिश में बड़ी हार का सामना किया। यह अभियान बहुत मुश्किल था क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और सैनिकों के लिए सप्लाई में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। अलेक्जेंडर फर्स्ट और जनरल कुतुजोव की लीडरशिप में रूसी लोगों ने अपने देश को अच्छी तरह बचाया। हालांकि इसके बावजूद इस अभियान में कोई विजेता बनकर सामने नहीं आ पाया। इसके बाद वॉर ऑफ द सिक्स्थ कोलिशन में नेपोलियन को और भी नुकसान हुआ, खासकर 1813 की लिप्सिंग की लड़ाई में, और आखिरकार नेपोलियन को 1814 में भी हार माननी पड़ी, जिसके बाद वो एल्बा चला गया। उसने 1815 में एक और कोशिश की, लेकिन वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। इसके बाद उसे सेंट हेलेना आइलैंड में भेजा गया, जहां पर 1821 में उसकी मौत हो गई। आज भी लोग नेपोलियन को एक टैक्टिकल मिलिट्री लीडर के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसके बड़े सपने पूरे नहीं हो सके, जिसमें कि रूसी कैंपेन ने एक बड़ा रोल अदा किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नेपोलियन और रूस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भरपूर जानकारी मिली होगी। अगर आपके भी इससे संबंधित कोई विचार हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।